साल 1334 इब्न बतूता भारत के प्रवास पे थे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें दिल्ली से सटे एक सूबे का मेयर नियुक्त कर दिया, महापौर। एक रोज बतूता के पास कुछ गांव वाले आए। उनके साथ में एक औरत थी जिसे रस्सी से बांधा गया था। गांव वालों ने बताया कि इस औरत के पास खड़े एक लड़के को अचानक चक्कर आया और वो गिरकर वहीं मर गया। उनके अनुसार लड़के का दिल गायब था। बतूता को कुछ समझ नहीं आया तो वो पहुंचे अपने से ऊंची पदवी वाले अधिकारी के पास। बतूता ने देखा कि औरत को पानी भरे बर्तन से बांधकर यमुना में डाल दिया गया। पानी वाला बर्तन साथ बंधा था तो औरत तैरने लगी। उसे नदी से निकाला गया और फिर जिंदा जला दिया गया। तब इब्न बतूता को पता चला कि औरत कफ्तार थी। फारसी भाषा के इस शब्द का अर्थ यूं तो लकड़बग्गा होता था, लेकिन यहाँ इसका मतलब था काला जादू करने वाली औरत। कफ्तार जादू से बच्चों का दिल निकाल कर उन्हें मार डालती थी। ऐसी औरतों को पहचानने का तरीका था उन्हें पानी में डालना। अगर औरत डूब गई तो वह सामान्य है और तैरने लगी तो डायन। अब कुछ डिटेल्स इसमें बदल दें तो इतिहास में दुनिया भर में औरतों के लिए ऐसी कहानियां आपको मिल जाती हैं, चाहे कोई परिवेश हो। पश्चिम में भी है। अंग्रेजी में जिसे विच कहा जाता है, भारत में उसके लिए डायन, डाकन, चुड़ैल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। कौन थी ये महिलाएं, क्या हैं भारत में विच हंटिंग का इतिहास, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. तारीख जो कि रोजाना आता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना। इतिहास से जुड़ी रोचक कहानियों में अगर आपकी दिलचस्पी है तो एक किताब के बारे में आपको जानना चाहिए, द हिस्ट्री ऑफ मौर्य एम्पायर। अब ये किताब ऑडियो बुक फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, यानी बोलती किताब की शक्ल में कुकू एफएम ऐप पर। साथ ही कुकू एफएम का अगर आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहिए और आप पहले 500 लोगों में से होते हैं तो 50% का डिस्काउंट मिल सकता है, बशर्ते आप डालें एक छोटा सा कोड, और वो कोड है LT50। चलिए अब आज के किस्से पे चलते हैं। दुनिया के इतिहास में विच हंटिंग का सबसे फेमस केस है सेलम विच ट्रायल्स। जब अमेरिका के एक शहर में अचानक डायनों और चुड़ैलों की अफवाह फैल गई और एक साल के अंदर कई औरतों को फांसी दे दी गई। क्या था ये केस? साल 1689 की बात है। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध अमेरिका तक पहुंच गया था और नतीजा हुआ कि अमेरिका के तटीय इलाकों से भागकर लोग अंदरूनी इलाकों की ओर जाने लगे। ऐसा ही एक इलाका था सेलम, जो 2 हिस्सों में बटा था, सेलम शहर और गांव में 500 लोग रहते थे और अचानक बाहर से लोग आए तो तनाव बढ़ने लगा। सेलम में तब 2 परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी थी, पोर्टर्स और पटनम्स के बीच। पोर्टर परिवार के सेलम शहर के व्यापारियों से अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए वो शहर के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते थे। वहीं पटनम परिवार चाहता था कि गांव को अपने मामले सुलझाने में ज्यादा हक मिले। दिक्कत शुरू हुई जब पटनम परिवार गांव के चर्च में एक नए पादरी को ले आया। इनका नाम था सैमुअल पेरिस। इसके कुछ ही दिनों बाद अचानक कुछ लड़कियों को दौरा पड़ने लगा। इनमें पादरी की अपनी बेटी और भतीजी भी थी। वो अचानक चीखने चिल्लाने लगती और पूछने पर कहती कि कोई ऊपरी ताकत उनसे ये सब करा रही है। उन्हें स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाया गया और जब वो कारण का पता नहीं लगा पाया तो उसने इसे डायन का प्रकोप बता दिया। डॉक्टर ने बीमार लड़कियों ने 3 औरतों पर इल्जाम लगाया। इनमें से एक पादरी की गुलाम नौकर थी, दूसरी महिला गरीब थी और तीसरी एक बुजुर्ग महिला थी। तीनों औरतों पर मुकदमा चला। गुलाम महिला ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि शैतान ने उससे ऐसा करने के लिए कहा था, उकसाया था। बाकी दोनों महिलाएं खुद को बेगुनाह बताती रहीं। जैसे ही ये घटना प्रकाश में आई, अचानक पूरे सेलम में डायन के हमलों की खबरें आने लगीं, जिसके चलते सेलम के गवर्नर ने डायनों से जुड़े मुकदमों के लिए एक अलग कोर्ट ही बना दिया। जिन लोगों पर डायन होने का आरोप लगा था उनमें अधिकतर महिलाएं थीं, जिनके पास न कोई अधिकार था और न ही पैसे। उन्हें अपना मुकदमा भी खुद ही लड़ना पड़ता था। चूंकि मामला कोर्ट में था, इसलिए ऐसे केसेस में गवाह या सबूत की जरूरत पड़ती। गवाहों ने कहा कि उन्होंने भूत और आत्मा के हमले को खुद अपनी आंखों से देखा है। इसके अलावा सबूत के तौर पर एक टच टेस्ट भी करवाया जाता, जिसमें यदि कोई डायन बीमार व्यक्ति को छूती तो कुछ देर के लिए उसकी तबीयत सही हो जाती। इससे मतलब निकाला जाता कि उसे औरत ने जादू किया है। 2 जून 1692 को ब्रिजेट बिशप नाम की महिला को इस आरोप में पहली फांसी हुई और अगले 1 साल तक कुछ 19 लोगों को डायन बताकर फांसी पर लटका दिया गया। इस मामले में आखिरी फांसी 21 सितंबर 1693 को हुई थी। इसके बाद फांसियों पर रोक लगी। वो इसलिए क्योंकि खुद गवर्नर की पत्नी पर डायन होने का आरोप लग गया था। जैसे जैसे लोगों को होश आया, उन्हें एहसास हुआ कि ये सारी फांसी गलत तरीके से हुई थी। बड़े लोगों पे आफत आती है तो होश अपने आप ठिकाने में आ जाता है। आने वाले सालों में फांसी पाए लोगों के परिवारों को मुआवजा भी दिया गया। साल 2001 में अमेरिकी अदालत ने इस मामले में सजा पाए सभी लोगों को बेगुनाह करार दिया और इस मामले में आखिरी केस
मई 2022 में चला, जिसमें 300 साल बाद एलिजाबेथ जॉनसन नाम की एक महिला को बेगुनाह करार दिया गया। अब आते हैं भारतीय इतिहास पर। 17वीं सदी तक डायन से जुड़े मामलों के लिए कोई अदालत नहीं मिलती। ब्रिटिश लाइब्रेरी में मिले दस्तावेजों में 1792 के एक मामले का जिक्र है। छोटा नागपुर डिवीजन का सिंहभूम जिला यहाँ का मामला है। यहाँ संथाल जनजाति के लोगों में विच हंटिंग के मामले को लेकर 2 औरतों को मार डाला गया था। इसके अलावा राजस्थान, बिहार, गुजरात आदि इलाकों में भी औरतों को डायन बताकर मार डालने की प्रथा थी। अक्सर ऐसा तब होता जब गांव के जानवरों को बीमारी लग जाती या अचानक कई लोगों को कोई बीमारी पकड़ लेती। ऐसी ताकत सिर्फ एक डायन के पास ही हो सकती है, ऐसा लोगों को लगता था, और इस तरह मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा औरतें ही होती थी। साल 1834 में अंग्रेजों ने इंडियन पीनल कोड बनाया और 1840 में इसमें काले जादू के लिए कानून जोड़ दिया गया। क्योंकि जादू टोना लोगों की जिंदगी का हिस्सा होता था उस वक्त, इसलिए इसे पूरी तरह बैन करना मुश्किल था। इसीलिए कानून में डायन पहचानने की प्रक्रिया को गैर कानूनी बनाया गया। पूरी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार थी, वही टच टेस्ट टाइप का यहाँ भी था। किसी डायन को पकड़ने का काम गांव के एक तांत्रिक का होता था, जो सबसे पहले पता लगाता था कि कोई औरत डायन है या नहीं। इसके बाद उस औरत को पकड़कर बरगद के पेड़ के नीचे लाया जाता, उसकी आंखों में मिर्च डालकर पट्टी बांध दी जाती और फिर उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया जाता। कितनी तकलीफ होती होगी। अगर औरत शाम तक जिंदा रह जाती तो अगली सुबह दोबारा ये कार्यक्रम होता। हफ्तों तक ये प्रक्रिया दोहराने के बाद अगर कोई बच जाता तो उसे गांव निकाला दे दिया जाता। कुछ रेयर मामलों में औरतों को माफ भी कर दिया जाता, उसे साड़ी देने का जिक्र भी मिलता है ऐसे केसेस में। इस मामले में 1880 में तैयार की गई मंडी रिपोर्ट सबसे विस्तृत रिपोर्ट मानी जाती है, जिसमें 1840 से 1880 के बीच विच हंटिंग के केसेस को दर्ज किया गया है। इन केसों को देखकर पता चलता है कि विच हंटिंग के पीछे खेल क्या था। 1842 का एक केस है जब एक बुजुर्ग औरत को उसके सौतेले बेटे ने जंगल में मार दिया। जब पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी सौतेली मां डायन थी और उसने उसकी 2 भैंसों सहित गांव के 10 लोगों को खा लिया था। जिस औरत की हत्या हुई उसकी बेटी ने भी माना कि उसकी मां डायन थी और बताया कि वो लोगों को काटती थी जिससे उनकी मौत हो जाती थी। इस मामले में जब तहकीकात हुई सलीके से, तब पता चला कि बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे के चोरी डकैती में शामिल होने की शिकायत की थी, जिसके बाद गुस्से में उसे जंगल में ले जाकर मार दिया गया था। इसके अलावा कुशालगढ़ केस नाम से केस भी मिलता है, जिसमें एक 80 साल की महिला को पेट से लटकाकर मार डाला गया। तहकीकात में सामने आया कि बुजुर्ग महिला के पास एक झोपड़ी और कुछ गायें थी। इनको हथियाने के लिए गांव के कुछ लोगों ने उसे डायन बताकर मार डाला और सरकारी अधिकारी को घूस देकर वो बच भी निकले। 2 साल तक चले इस मामले में सरकारी अधिकारी सहित 3 लोगों पर हत्या का केस चला और सजा भी हुई। हालांकि ऐसे मामले सिर्फ गिनती के थे जिनमें सजा हो पाती थी, क्योंकि समाज ही उसके खिलाफ था। अधिकतर मामलों में मामूली जुर्माना देकर छोड़ दिया जाता। इन मामलों में एक समानता भी नजर आती है। अधिकतर बूढ़ी औरतों को निशाना बनाया जाता, वो भी ऐसी औरतें जो अकेली रहा करती या जिनके पास जमीन जायदाद होती। अर्चना मिश्रा अपनी किताब कास्टिंग द ईविल आई विच ट्रायल्स इन ट्राइबल इंडिया में बताती हैं कि जायदाद और जमीन से जुड़े मामलों में अधिकतर औरतों पर डायन होने का इल्जाम लगाया जाता था। 1840 में अंग्रेजों ने जब विच हंटिंग के खिलाफ कानून बना दिया तो उन्हें उम्मीद थी कि इससे केसेस में कमी आएगी और ऐसा हुआ भी। 1850 के दशक में विच हंटिंग के गिनती के ही मामले सामने आए। फिर साल 1857 आया। देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हुई और इस दौरान एक अजीब चीज ये भी सामने आई कि अचानक विच हंटिंग के केसेस में बढ़ोतरी होने लगी। बाद में तहकीकात से पता चला कि लोग अंग्रेजों से जुड़ी तमाम चीजों की तरह विच हंटिंग कानून का भी विरोध करने लगे थे। जनजाति के लोगों में खासकर ये मान्यता थी कि अंग्रेजों के कानून के चलते डायनों को आज़ादी मिल गई है और इसी के चलते 1857 के बाद के सालों में छोटा नागपुर सहित देश के अलग अलग हिस्सों में विच हंटिंग के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली और 21वीं सदी में भी एक कुप्रथा बदस्तूर जारी है। भारत के 8 राज्यों में विच हंटिंग के खिलाफ विशेष कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के एक आंकड़े के अनुसार पिछले 15 सालों में डायन बताकर मारे गए लोगों की संख्या 2500 है। विच हंटिंग को लेकर हुए अलग अलग शोधों में इसे जाति पितृसत्तात्मक समाज से जोड़कर देखा गया है और दूसरे कारक भी हैं, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन में ये बात सामने आती है कि जिन समाजों ने विज्ञान को जितना महत्व दिया उनमें ऐसे अंधविश्वासी प्रथाओं को लेकर थोड़ी कमी आई या बहुत हद तक पूरी तरह खत्म ही हो गए हैं। मसलन 1300 से 1600 के बीच विच हंटिंग की महामारी से जूझने वाले यूरोप के देशों में अब ऐसे मामले लगभग शून्य हैं। उम्मीद है हमारे देश में भी जल्द से जल्द एक कुप्रथा समाप्त होगी। इसी के साथ आज का तरीका यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। और किस्सों के बारे में जानना चाहते हैं भारतीय इतिहास से जुड़े तो उनके बारे में भी हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उन पर भी इस तरह के एपिसोड्स बनाएं। आज का तारीख लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था
जेरी ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।